बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक प्रोजेक्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। इस टॉपिक को हम ब्रेक इवन एनालिसिस का नाम भी देते हैं। इस चैप्टर का या इस टॉपिक का यहाँ पे जो आपके सामने लेक्चर का नंबर ये 12 शो हो रहा है। अगर इसको हम अपने सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए देखेंगे तो ये लेक्चर नंबर 12 होगा, जबकि अगर इसी को हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरतीब में देखते हैं तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 जो कि बड़ा डिटेल्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के इश्यूज़ को कवर करता है। इस टॉपिक का बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि जब भी हम कोई नई एक्टिविटी, कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो हम पहले प्री रिक्विजिट के तौर पे ब्रेक इवन एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए हमारे टारगेट्स तय करने आसान हो जाएं। हमें अपने प्रोजेक्ट टारगेट का पता चल जाए, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करेंगे उनकी जो सेल प्राइस है वो क्या होगी, और हमें मिनिमम कितने यूनिट सेल करने की ज़रूरत है कि हम अपना ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट ज़रूर मेंटेन कर लें। अब कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट ये जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट वो एक ख़ास मुकाम होता है कि जहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो टोटल सेल रेवेन्यू के बराबर होती है। तो इस जगह पे हमें कोई प्रॉफिट हासिल नहीं हो रहा होता। नए नए बिजनेसेस जब भी स्टार्ट होते हैं तो उनके ये इश्यूज़ हैं कि उन्हें कम से कम अपना ब्रेक इवन अटेन करने की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। ये किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने से पहले हम इसका तज्ज़िया करते हैं। हमें उस अमाउंट का पता चल जाता है या उस क्वांटिटी का पता चल जाता है कि जितनी मिकदार में हमने चीज़ें बनानी हैं और एटलीस्ट सेल करनी है, ताकि अगर बिज़नेस पहले ही साल में अगर कोई कंट्रीब्यूशन उसको नहीं होती, यानी कोई प्रॉफिट नहीं कमाता, तो उसको लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट स्टडी है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूं आपका टीचर, कोर्स इंस्ट्रक्टर राना असफ शहजाद अली। अब हम अपने तमाम जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक के या इस चैप्टर के, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जब आप इस लेक्चर को स्टडी कर लेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि इस चीज़ को तज्ज़िया कर सकें कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट को दो सेंसेस में कैलकुलेट किया जाता है, यानी वो क्वांटिटी के जिसको एटलीस्ट प्रोड्यूस और सोल्ड करने की ज़रूरत होती है कि हम नो प्रॉफिट या नो लॉस का मुकाम कम से कम हासिल कर लें। और इसी तरह हम जो करेंसी आपका यूनिट होगा उसमें भी ब्रेक इवन सेल को नॉमिनेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर एक्चुअल सेल, वैसे तो सेल का कोई लेवल नहीं होता, हर अदारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को या अपनी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं या सर्विसेज इनको सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट वो कम से कम सेल पॉइंट होता है कि जहाँ पे आपकी सारी की सारी कॉस्ट जो कि एक ऑपरेशन पे आपने खर्च की होती है वो जस्टिफाई हो रही होती है, या उसको कम से कम आप मेंटेन ज़रूर करते हैं ताकि अगर आपको किसी साल में प्रॉफिट ना हो तो आपको लॉस भी ना हो। तो अदारे ज़्यादा से ज़्यादा नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक साल के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 2, हमारा आज का सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन अप्रोच। कंट्रीब्यूशन उस तमाम वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं जो सेल में से माइनस कर दी जाती है, यानी जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे जब उसको सेल्स में से माइनस कर दिया जाएगा, जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो कंट्रीब्यूशन कहलाती है। अब कंट्रीब्यूशन अमाउंट का कैलकुलेट करना बहुत ही अहम होता है। वजह इसकी यही है कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, जबकि फ़िक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो हैं वो हर सूरत में
वकूफ़ पज़ीर होने होते हैं, वो किसी भी एक्टिविटी पे, किसी भी ऑपरेशंस पे डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए हम उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैलकुलेट नहीं करते या शामिल नहीं करते। तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच बड़ी अहम होती है इस हवाले से। नंबर 3, एक्सप्लेन द CVP रिलेशनशिप इन इक्वेशन फॉर्म। हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे एक इक्वेशन की सूरत में। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जितने भी मेजर्स जिनके लिए हमने फार्मूलाज डिवाइस किए होंगे उनको सीखेंगे, और कुछ इतनी हमारे टर्म्स ऐसी भी होंगी कि जिनके लिए ना सिर्फ हमें कि उनके फार्मूला सीखने की ज़रूरत है, बल्कि उनकी इक्वेशन फॉर्म में भी उनको सॉल्व करना ज़रूरी होगा। जैसा कि आप EBIT कैलकुलेट करते हैं यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसकी भी इक्वेशन होती है। ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी, इसकी भी इक्वेशन होती है। और बिल्कुल इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट इन करेंसी यूनिट जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसके लिए भी एक इक्वेशन इस्तेमाल होती है। नंबर 4, प्रिपेयर CVP ग्राफ। हम ग्राफ की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, यानी फ़िक्स कॉस्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है, टोटल सेल लाइन कैसे और इनका रिलेशन क्या होता है, और इसकी मदद से हम ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन सीखेंगे। नंबर 5, कैलकुलेट एंड एनालिसिस द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि पहले मैं बयान कर चुका हूँ पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कि कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना बड़ा अहम होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही बेसिकली एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी चेंज होती है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, और वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से कंट्रीब्यूशन भी चेंज होती है। नंबर 6 एलिमेंट हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा एनालिसिस द टारगेट प्रॉफिट। यानी जब हम टारगेट प्रॉफिट सेट करेंगे तो उसका तज्जिया कैसे करेंगे, एट लीस्ट हमें इसको कितना हासिल करना चाहिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का इसके साथ ताल्लुक़ क्या होता है। नंबर 7, डिस्क्राइब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट एंड इन रेशो। फिर इस लेवल पे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी वो सेवेस्ट पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि डिफरेंस होता है एक्चुअल सेल्स का और ब्रेक इवन सेल्स का। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन एक्चुअल सेल पे प्रॉफिट हो रहा होता है, तो इनका जो डिफरेंस होगा यानी प्रॉफिट, उसी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम दे सकते हैं। इसको 2 सेंसेस में कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको अमाउंट में भी कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसकी रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। नंबर 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा कैलकुलेट एंड एनालाइज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इस चीज़ को हमने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ऑपरेटिंग लेवरेज वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे आपकी सारी की सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो किसी ऑपरेशन पे या किसी प्रोजेक्ट पे वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है, उसको हम कवर करते हैं और उसका इम्पेक्ट देखते हैं, और ये देखेंगे कि फ़िक्स कॉस्ट जो कि एक ऑपरेशन पे असरअंदाज हो रही होती है, उसका इम्पेक्ट ऑल प्रोजेक्ट्स पे या ऑल प्रोसेसेस पे क्या होता है। इसी तरह हम लास्ट हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा आइडेंटिफाई द की अजम्पशन ऑफ CVP एनालिसिस। हम इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि जो CVP एनालिसिस कंस्ट्रक्ट किया गया है इसकी बेसिक्स क्या हैं, इनकी मेन अजम्पशंस क्या हैं कि जिनको बुनियाद बना के इस एनालिसिस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, हम अपने 1 बाय 1 जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं इनको डिस्कस करते हैं। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा, अब पिछली लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने मैंने उन टर्म्स की या टर्मिनोलॉजीज़ की वजाहत कर दी है कि जिनके फार्मूला सीखने की ज़रूरत है या जिनकी इक्वेशंस को सीखने की अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, कि जो हमारा जो बुनियादी तज्जिया होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का, उसमें इसको इस्तेमाल करती हैं। जबकि इसकी जो बेस होती है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट या कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट होती है। इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये आपके सामने मैंने ड्रा कर दिया है। सबसे पहले कंपनी का नेम लिखा जाता है, फिर कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट का नेम लिखा जाता है, और फिर उस पीरियड का हवाला दिया जाता है कि जो स्टेटमेंट इस पीरियड को कवर कर रही होती है। सबसे पहले इसमें सेल को लिखा जाता है। सेल में से ऑल वेरिएबल कॉस्ट, वेदर ये वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग नौइयत की हों या ये मैन्युफैक्चरिंग नौइयत की हों, इन सब को अक्यूमुलेट करके सेल में से माइनस कर दिया जाता है। और जब सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट फिगर आपके पास होगी उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम दिया जाता है। इसी तरह जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से तमाम फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो FH की हो,
और चाहे वो ऑपरेटिंग नौइयत की हो, उसको जब माइनस कर दिया जाता है जो रिजल्टेंट फिगर होगी उसको नेट ऑपरेटिंग इनकम हम कह सकते हैं। इस नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम EBIT का नाम भी देते हैं। CM इज़ यूज फर्स्ट टू कवर फिक्स्ड एक्सपेंस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का एटलीस्ट मकसद यही होता है कि ये कम से कम आपके फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले। चूँकि हमारा जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये ब्रेक इवन एनालिसिस है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम कम से कम अपनी कॉस्ट को ज़रूर जस्टिफाई करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाएगा और आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कम से कम फिक्स कॉस्ट के बराबर होना ज़रूरी है, ताकि हम नो प्रॉफिट या नो लॉस कंडीशन में हों। यानी अगर हमें किसी जगह पे या किसी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रॉफिट ना हो रहा हो तो हमें लॉस भी ना हो रहा हो। एनी रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम। और अगर हम ये कहें कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट निकला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, अगर वो फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो फिर कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इनकम कैलकुलेट करने के लिए। यानी ये लेवल या ये अलामत होती है कि हमारे ऑपरेशंस सक्सेसफुल हैं और हमें कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है। द कंट्रीब्यूशन अप्रोच, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ पर यूनिट बेसिस। यानी सेल को, वेरिएबल एक्सपेंसेस को और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम पर यूनिट की बुनियाद पे भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने रेड एरो से शो किया हुआ है, आपके सामने मैं एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ। इफ़ रेसिंग सेल्स एन एडिशनल बाईसाइकिल ऑफ $200 एडिशनल कंट्रीब्यूशन विल बी जनरेटेड टू कवर फिक्स्ड एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास सेल पर यूनिट पे $500 की है और वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट पे 300 की हैं, तो हम कह सकते हैं कि 500 में से जब 300 की वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट पे माइनस कर देंगे तो 200 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमें हासिल हो जाएगा। तो पहले भी मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है कि जब पर यूनिट सेल प्राइस में से पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस कर दें तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। इसी तरह अगर हम टोटल के कॉलम को देखते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 500 बाईसाइकिल्स हैं, इनकी जो टोटल सेल है वो 2,50,000 है। इसी तरह 500 साइकिल को जब आप 300 यानी वेरिएबल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपकी 1.5 लाख वेरिएबल एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो जाते हैं। जब 2,50,000 में से 1,50,000 के टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आएगा वो $1,00,000 होगा। और जैसा कि मैंशनड है कि फ़िक्स्ड एक्सपेंस आपके पास 80,000 है। 1 लाख कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब हम 80,000 के फ़िक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम $20,000 जनरेट हो जाएगी। तो मेन मकसद यहाँ पे यही है कि जो कंट्रीब्यूशन अप्रोच है वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। यानी हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा इसमें बुनियादी कंट्रीब्यूशन इसी की होती है। फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम रहते हैं, उनका असर नहीं पड़ता क्योंकि ये चेंज नहीं होते। हाँ, हम ये अपने तज्ज़िये में ज़रूर साबित कर सकते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट उस वक़्त किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिज़नेस के लिए एडवांटेजियस हो जाती है जब आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ना शुरू कर देता है। चूँकि जो फ़िक्स कॉस्ट होती है ये चेंज नहीं होती, तो उस सूरत में जब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रही हो तो फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट बेस पे आपके लिए फ़ायदेमंद होती चली जाती है, यानी रिड्यूस होने लग जाती है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी यूनिट प्रोड्यूस कम होना शुरू हो जाएं तो फिर यही फ़िक्स कॉस्ट जो है ये पर यूनिट बेसिस पे बढ़ने लग जाती है और फिर आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होती और इसका इफ़ेक्ट एडवर्स होता है। इसी तरह अगर हम इसकी मज़ीद वजाहत करें कंट्रीब्यूशन अप्रोच की, ईच मंथ RBC मस्ट जनरेट एट लीस्ट $80,000 इन टोटल। अब यहाँ पे ये भी वजाहत हो रही है कि हमें हर महीने में कम से कम इतना सेल लेवल ज़रूर अटेन करना होगा कि हम अपने फ़िक्स कॉस्ट जो कि $80,000 है इसको लाजमी कवर कर सकें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू ब्रेक इवन विच इज़ द लेवल ऑफ सेल्स एट विच प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ कि ब्रेक इवन सेल वो लेवल होता है कि जहाँ पे आपकी वेरिएबल आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे जो 80,000 की वजाहत है
हमें इतना कंट्रीब्यूशन ज़रूर जनरेट करना होगा कि वो हमारी फ़िक्स कॉस्ट जो कि मंथली बेसिस पे $80,000 होगी उसको कवर कर जाए। हालांकि यहाँ पे जो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन हासिल हो रहा है वो $1,00,000 है, जबकि हमारी फ़िक्स कॉस्ट 80,000 की है। तो पहले भी मैं वजाहत कर चुका हूँ कि अगर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर फ़िक्स कॉस्ट से एक्सेस होगा देन वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा और इस चीज़ की अलामत होगी कि हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल हैं। इसी तरह अगर मैं मज़ीद इस चीज़ की वजाहत करूँ, इफ़ RBC सेल्स 400 यूनिट्स इन अ मंथ, जैसा कि पहले मैं कह चुका हूँ पिछले स्लाइड पे जो हमने डिस्कस किया कि हमारी जो सेल क्वांटिटी थी वो 500 यूनिट थी, जबकि अगर इस 500 क्वांटिटी से एक यूनिट भी इवन कम हो जाता है तो हम लॉस में चले जाएंगे। जबकि यहाँ पे आपको साबित हो भी रहा है कि 400 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हम इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट को या कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट को 400 क्वांटिटी पे कैलकुलेट करें तो आपके सामने ये नतीजा आएगा। इट विल ऑपरेटिंग एट द ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हम चेक कर लेते हैं, अगर हम 400 साइकिल जो हैं वो सेल कर रहे हैं और जबकि सेल प्राइस हमें यहाँ पे दो कॉलम अमाउंट के दिए हुए हैं, पहला कॉलम टोटल का है जबकि दूसरा कॉलम पर यूनिट का है, तो वहाँ पे $500 सेल पर यूनिट लिखी हुई है। जब 400 को $500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल सेल का जो अमाउंट है वो 2 लाख कैलकुलेट हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से हम टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी कैलकुलेट करेंगे, यानी 400 बाईसाइकिल्स को जब हम 300 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास जब हम सेल में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 1,20,000 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 80,000। और स्टूडेंट्स आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 80,000 का कंट्रीब्यूशन जो है ये फ़िक्स कॉस्ट के इक्वल है। और इस चीज़ की वजाहत मैं पहले ही कर चुका हूँ कि अगर हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस वक़्त हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अमाउंट है वो लाजमी है कि वो फ़िक्स कॉस्ट के बराबर हो, जैसा कि इस केस में आपको नज़र आ रहा है। तो इस सूरत में हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम ज़ीरो हो गई। किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जब आपका प्रॉफिट ज़ीरो होता है तो आप कह सकते हैं कि वो लेवल ऑफ ऑपरेशंस या लेवल ऑफ एक्टिविटी ब्रेक इवन पॉइंट है। अब जब हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी को जस्टिफाई कर लिया, यानी वो क्वांटिटी कि जिसको प्रोड्यूस करने पे या सेल करने पे हम नो प्रॉफिट या नो लॉस पे होते हैं या ज़ीरो प्रॉफिट पे होते हैं, वो क्वांटिटी डिसाइड हो गई। तो अब अगर इस क्वांटिटी लेवल से एक यूनिट भी हम ज़्यादा सेल करते हैं तो हम प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी 400 यूनिट जो कि हमने ब्रेक इवन लेवल डिसाइड कर लिया है, अगर एक यूनिट ज़्यादा यानी 401 यूनिट भी सेल करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट हासिल होगा। लेकिन अगर हम इसी 400 क्वांटिटी से एक यूनिट भी कम पे ऑपरेट करते हैं या प्रोड्यूस और सेल करते हैं तो हम लॉस में कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज बाय $200। वाई, कैसे? ये दोबारा से हम कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय टेकिंग क्वांटिटी ऑफ 401 यूनिट्स। अब बाकी डेटा सारा एज इट इज़ है जो कि मैंने ओरिजिनल डेटा दिया, तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम 401 यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट 500 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल सेल हमारे पास 2,05,000 कैलकुलेट हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम टोटल 401 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, 401 यूनिट्स को 300 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 1,20,300 कैलकुलेट हो जाएंगे। इस 1,20,300 को जब टोटल सेल्स 2,05,000 में से माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो $80,200 का कैलकुलेट हो रहा है। और हमें वाज़े नज़र आ रहा है, जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, कि फ़िक्स कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती, फ़िक्स कॉस्ट फ़िक्स ही रहेगी। तो अब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन 80,000 से ज़्यादा हासिल हो गया है। इस 80,200 में से जब 80,000 के फ़िक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे तो फिर हमें $200 का नेट ऑपरेटिंग इनकम हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की अलामत है। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ
कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें वो लेवल ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करने के मतलब बताता है कि जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशन कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन और सेल से शुरू होंगे। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इन इक्वेशन फॉर्म। अच्छा, अब पहले हमने बुनियादी तौर पे तो गुफ्तगू यही कर ली है, हमने थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को समझ लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अगर हम एक दफ़ा ब्रेक इवन पॉइंट अटेन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस लेवल पे या इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम नो प्रॉफिट या नो लॉस कंडीशन में हैं। अब इसी चीज़ को हम एक इक्वेशन में ड्राइव करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए ये समझना आसान हो जाए, चूँकि मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर या मैनेजेरियल फॉर्म के ऊपर जब डेटा को सॉल्व किया जाता है तो हमें मैथमेटिकल डेटा अवेलेबल होता है, तो उसके लिए या तो हमें फार्मूलाज की ज़रूरत होती है या उनको सॉल्व करने के लिए, उनके रिलेशन को समझने के लिए हमें इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। व्हेन अ कंपनी हैज़ ओनली वन प्रोडक्ट, अगर एक कंपनी सिर्फ एक ही किस्म की प्रोडक्ट बना रही हो, वी कैन फर्दर रिफाइन दिस इक्वेशन एज शोन ऑन दिस स्लाइड। यानी प्रॉफिट क्या होगा, टोटल सेल में से जब टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो आपके पास चीज़ हासिल होगी उससे टोटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये टोटल सेल कैसे निकलेगी, जब टोटल क्वांटिटी सोल्ड को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल सेल्स कैलकुलेट हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से वेरिएबल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए टोटल क्वांटिटी सोल्ड को जब वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़िक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल फॉर्म में होती है, ये एक्टिविटी वाइज या यूनिट वाइज नहीं होती। तो इस तरह से जब आप सेल में से वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी उसको हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो अब इसको हम जब इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो इस सूरत में लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस वी इंटू क्यू, यानी टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर है आपके पास आ जाती, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उसे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। और उसमें से फिक्स एक्सपेंस माइनस कर दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। CVP रिलेशनशिप्स इन इक्वेशन फॉर्म, यानी इस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। इट इज़ ऑफन यूजफुल टू एक्सप्रेस द सिंपल प्रॉफिट इक्वेशन इन टर्म ऑफ यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी यूनिट CM एज फॉलोज। यानी हम जब अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी को डिसाइड कर लेते हैं, चाहे टोटल यूनिट्स हों चाहे पर यूनिट पे हो, तो हमें इस चीज़ को समझने की और इसका तज्जिया करने की ज़रूरत होगी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ताकि हमें अपना रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन हासिल हो जाए। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। तो इस सूरत में जो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास आएगी वो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी P इंटू क्यू। इसी तरह इसकी जो टोटल सेल जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसमें से V इंटू क्यू यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड जब करेंगे और फिर इसमें से फिक्स एक्सपेंस माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह भी प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है। दूसरी सूरत में जब हम सेल प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हो जाता है और उसको हम टोटल क्वांटिटी सोल्ड यानी क्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसा कि कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट में वजाहत कर चुका हूँ कि जब एक दफ़ा टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाए और उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस कर दिया जाए तो आपका नतीजा प्रॉफिट की सूरत में आता है, इस सूरत में कि अगर आपका टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो। तो हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे जो तीसरी क्वेश्चन लिखी हुई है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू क्यू माइनस फिक्स एक्सपेंस की सूरत में भी लिख सकते हैं। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जितनी भी हमने अब तक डिस्कशन कर ली है, अगर हम इस चीज़ को एक ग्राफ की मदद से शो करें तो ये आपके सामने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आपको ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करती नज़र आ रही हैं, और वहीं से पॉइंट को नीचे की तरफ एक डॉटेड लाइन की सूरत में ड्रॉ किया हुआ है जो कि 400 यूनिट के लेवल को जाकर टच कर रहा है वर्टिकली, और इसी तरह एक डॉटेड लाइन आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लगी हुई नज़र आ रही है जो कि आपके डॉलर अमाउंट को जाके टच कर रही, जहाँ पे वो आपको 200 नज़र आ रहा है। तो जब हम इस रिलेशन को यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ पे प्रिपेयर करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमने अपनी एक्टिविटी की मतलब पॉलिसी डिसाइड करनी होती है कि किन चीज़ों को हमने वर्टिकल एक्सिस पे लेना है, किन चीज़ों को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमने क्वांटिटी को यानी यूनिट्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है, और इसी तरह टोटल कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, टोटल कॉस्ट भी शामिल है, और टोटल सेल्स का अमाउंट भी शामिल है, इन तमाम चीज़ों को हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है यानी वाई एक्सिस पे लिया है। सबसे पहले तो हमने ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है जो आपका 0 पॉइंट से शुरू हो के और इस ग्राफ को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, और आपको ये एक अपवर्ड स्लोप की सूरत में नज़र आ रही है, इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट की जस्टिफिकेशन करेंगे। ये आपको एक हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये फ़िक्स कॉस्ट को कवर कर रही है, क्योंकि इसमें कोई ये फ़िक्स और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली इसलिए है कि इसमें कोई चेंज नहीं होती, ये किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए सेम रहेगी, चाहे हम 400 यूनिट बना रहे हैं, चाहे हम 500 यूनिट बना रहे हैं, चाहे हम 600 यूनिट बना रहे हैं, तो ये टोटल चेंज नहीं होती। अब ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे रेड लाइन शुरू होती है वहीं से वेरिएबल कॉस्ट की लाइन भी शो होगी, और ये जो ब्लू लाइन है ये ग्रीन लाइन जो कि सेल्स लाइन है इसको इंटरसेक्ट करते हुए गुजर जाएगी, और यही वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो जस्टिफाई हो रहा है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका $200 पे या $2,00,000 पे आपको नज़र आ रहा है। खैर जो भी होगा, अब इस पे दो एरियाज़ डिसाइड हो गए। अगर हम वर्टिकली देखें इस ब्रेक इवन पॉइंट के जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्रीन लाइन का और ब्लू लाइन का, इससे लेके नीचे वर्टिकली रेड लाइन तक जो एरिया है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एरिया है, जबकि रेड लाइन से नीचे जो आपको रेड लाइन और इससे नीचे जो आपको डॉटर लाइन वर्टिकली जाती हुई नज़र आ रही है, ये नीचे जाके क्वाड्रेंट एक्स को जाके कवर करेगी। यहाँ तक का जो एरिया होगा ये फ़िक्स कॉस्ट होगी। जब हम फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि टोटल कॉस्ट और टोटल सेल जब इक्वल हो जाते हैं तो आप उस सूरत में नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में होते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है ये उसी स्टैटिस्टिक्स पे है कि जिसको पीछे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट की सूरत में वाजे कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं दो एरियाज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे एक रेड एरो आपको मैंने बना के दिया और पॉइंट के हाईलाइट किया है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट से अपिश एरिया की तरफ देखें तो ये आपका प्रॉफिट एरिया होगा, जबकि इस ब्रेक इवन पॉइंट से लोअर एरिया जो होगा, जो कि मैंने एक ब्लू कलर के एरो से शो किया है, ये लॉस एरिया होगा। यानी ये पॉइंट उस लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजाहत करेगा कि अगर इस लेवल ऑफ एक्टिविटी जो कि हमने ऑलरेडी 400 यूनिट को डिसाइड कर लिया है, अगर 400 यूनिट से एक यूनिट भी ज़्यादा बनाते हैं तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और अगर 400 यूनिट से एक यूनिट भी आप कम बनाते हैं तो आप एट लॉस होंगे। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है यानी CVP ग्राफ, ये प्रॉफिट को मेंशन करने का नाम है कि आपका प्रॉफिट कहाँ पे होगा। यानी अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम कर लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट लाइन है ये फ्लैटर हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ आ जाएगी, और ब्रेक इवन पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इस सूरत में हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो प्रॉफिट की इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रॉफिट को जनरेट करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, हम फिक्स कॉस्ट के मतलब तो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन
हम ये ज़रूर कर सकेंगे कि अपनी वेरिएबल कॉस्ट को एटलीस्ट अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हम प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। अब यही वो पॉइंट होगा, यानी ये डॉटेड दो ब्लू कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक आपको -20 पे नज़र आ रहा है और एक आपको $20,000 पे नज़र आ रहा है। इनके दरमियान का जो पॉइंट है ये हमारा 400 क्वांटिटी, जो कि वर्टिकली एक डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है एरो के साथ यहाँ पे है। तो ये हमारा बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट है वेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो इज़ 400 यूनिट सोल्ड। यानी यहाँ पे एक लेवल ऑफ एक्टिविटी भी डिसाइड हो गया कि अगर हम 400 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हम एट ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे, यानी यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट टोटल सेल रेवेन्यू के बराबर होगी और नो प्रॉफिट होगा। और इससे ऊपर अगर हम अपने एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जैसा कि जो ऊपर वाला ब्लू पॉइंट है इसकी तरफ हम जाएंगे, जैसे जैसे हम इसकी तरफ अपिश यानी अपवर्ड स्लोप की सूरत में जाएंगे तो हम प्रॉफिट को जनरेट करते चले जाएंगे, और इसी तरह अगर इसको डाउनवर्ड जाएंगे तो हम अपना लॉस जनरेट करते चले जाएंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो बड़ी ही अहम रेशो है, बड़ा ही अहम मेजर है जो कि इस एनालिसिस में अपना रोल प्ले करता है। The contribution margin ratio is calculated by dividing the total contribution margin by total sales। यानी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ये कैसे कैलकुलेट होती है, जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल वॉल्यूम पे माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो सीएम रेशियो होगी। सीएम रेशियो को कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला भी होता है, यानी अगर हम वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल करके जो एक रेशो बने उसको 100% यानी 1 में से माइनस कर दें तो फिर भी आपके पास सीएम रेशो कैलकुलेट हो जाती है। ये जैसा कि आपके सामने एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट शो हो रही है जिसमें टोटल सेल 2,50,000 की है, पर यूनिट $500 की है और इसकी रेशो 100% है। इसी तरह वेरिएबल एक्सपेंसेस जो कि 1,50,000 आपको नज़र आ रहे हैं और पर यूनिट पे ये $300 है। और अगर हम 500 टोटल सेल प्राइस पर यूनिट और $300 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का रिलेशन बनाएं तो आपको ये 60% नज़र आ रहा है। यानी सीएम रेशो पर यूनिट की बुनियाद पे कैलकुलेट करें फिर भी वही अमाउंट आंसर आपके पास आएगा, और अगर टोटल कॉस्ट की बुनियाद पे या टोटल फिगर को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करें तो आंसर यानी परसेंटेज आपके पास सेम आएगी। अब जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास $1,00,000 है और जबकि टोटल सेल्स आपको 2,50,000 नज़र आ रही है। तो अभी जो फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को टोटल सेल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास रेशो कैलकुलेट हो रही है 40%। तो इस तरह से अगर, और हमें रेशो की सूरत में भी पता चल रहा है कि सीएम रेशो 40% है, यानी पर यूनिट सेल प्राइस में से पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इस कंट्रीब्यूशन को यानी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल प्राइस पर यूनिट पे अगर डिवाइड कर दें तो फिर भी हमारे पास वही रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। फार्मूला मेथड, द फार्मूला यूजेस द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी हम जब फार्मूला यूज़ करें उस सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए कि हमें टारगेट प्रॉफिट भी हासिल हो जाए। अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे की है। अब हम उस सेल लेवल को डिसाइड करेंगे या सेल लेवल तय करने की कोशिश करेंगे कि जिस पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर हासिल हो। तो जब हम एक्चुअल सेल निकालना चाहें तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। यानी सीएम पर यूनिट की जगह पे आप पी माइनस वी सी भी लिख सकते हैं, यानी सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब हम इस फॉर्मूला को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वो यूनिट सेल्स आ जाएंगी जिनको हासिल करने से या जिनको प्रोड्यूस और सेल करने से आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस इन टर्म ऑफ यूनिट सेल्स, यानी अगर हम टारगेट प्रॉफिट को अटेन करना चाहते हों तो फिर भी हम इस इक्वेशन को या इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी वांट्स टू नो हाउ मैनी बाइक्स मस्ट बी सोल्ड, यानी वो ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कितने यूनिट जो कि वो साइकिल्स बनाते हैं रेसिंग साइकिल,
कितने रेसिंग साइकिल सेल करें कि वो प्रॉफिट जनरेट कर लें $1,00,000 का। तो अब फार्मूला जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी बताया कि वो यूनिट सेल लेवल डिसाइड करना कि जिस पे आपको कुछ ना कुछ टारगेट प्रॉफिट हासिल हो रहा हो, उसका फार्मूला होता है टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। तो अब जो ऊपर ब्लू कलर का डेटा अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास सूरत कुछ ये नज़र आएगी। इसी फार्मूले में आप अपनी जितनी फिगर्स हैं इसको फिल कर दें, एट्रीब्यूट कर दें। जैसा कि नज़र आ रहा है टारगेट प्रॉफिट $1,00,000 है प्लस फिक्स कॉस्ट जितना भी हमने पिछली स्लाइड्स पे डिस्कस किया है कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट को, उसमें लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट 80,000 है और उसको जब डिवाइड करें यानी ये जो 200 का आपके पास सीएम पर यूनिट आ रहा है, जब सेल प्राइस यानी 500 पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी 300 माइनस कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट $200 कैलकुलेट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट सेल्स आपके पास 900 आ जाएगी। यानी अगर हम 900 यूनिट सेल करते हैं तो उस सूरत में हमें जाके $1,00,000 प्रॉफिट हो सकता है। फार्मूला मेथड, we can calculate the dollar sales need to attain a target profit of $1 lakh at racing bicycle। इस चीज़ की वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता। फार्मूला वही है जो पिछली स्लाइड पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह जब हम इसको डॉलर सेल्स, अब इसमें हमारे पास वही यानी अगर हम सीएम रेशो को कैलकुलेट कर लें, इसमें मतलब सब्सटीट्यूट कर दें उसी फार्मूले के अंदर, तो पहले तो हमने उस क्वांटिटी लेवल को डिसाइड किया कि जिस पे हमें $1,00,000 का प्रॉफिट मिलेगा और जो हमने 900 क्वांटिटी को कैलकुलेट किया। जबकि यहाँ पे हम उस अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी इतनी सेल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं जिस पे हमें 1,00,000 का प्रॉफिट होगा जाके। तो यहाँ पे आप देखें टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंस ओवर सीएम रेशो। अब यहाँ पे ये फार्मूला चेंज हो गया है। जब हमने लेवल ऑफ क्वांटिटी को डिसाइड करना था तो फिर हमने सीएम पर यूनिट यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन जब हम डॉलर सेल्स को कैलकुलेट यानी एक्चुअल सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जिस पे हमें $1,00,000 का प्रॉफिट यानी आपका टारगेट प्रॉफिट हासिल हो यानी अमाउंट में कैलकुलेशन करना चाहें, तो फार्मूला चेंज होकर क्या बन गया, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंस ओवर सीएम रेशो। अब सीएम पर यूनिट की जगह पे सीएम रेशो आ गई है। जब हम सीएम रेशो जो कि हमने लास्ट स्लाइड पे कैलकुलेट की थी 40%, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो डॉलर वैल्यू हमारे पास सेल की निकल रही है वो $4,50,000 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब $4,50,000 हमारी सेल होगी तो इस लेवल पे हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1,00,000 होगा। ब्रेक इवन इन यूनिट सेल्स इक्वेशन मेथड, अगर हम ब्रेक इवन क्वांटिटी को निकालना चाहें इक्वेशन की मदद से तो ये जो रेड कलर से मैंने इक्वेशन लिखी है इसको यूज़ करेंगे। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू क्यू यानी यूनिट सोल्ड, यहाँ पे आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और इसमें से जब आप फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट उस सूरत में आएगा कि अगर टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होगा और अगर आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि प्रोडक्ट होती है यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन और क्वांटिटी सोल्ड की, अगर वो फिक्स्ड एक्सपेंस के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे ज़ीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे ये जो हमने क्यू यूज़ किया होगा यही हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी होगी। सपोज RBC wants to know how many bikes must be sold to break even, यानी वो ये डिसाइड करना चाहते हैं हम कितने यूनिट प्रोड्यूस और सेल करें कि हम प्रॉफिट हमारा ज़ीरो हो यानी ब्रेक इवन पे पहुंच जाएं। तो इसकी वजाहत पहले हम कर चुके हैं वैसे, और ये हमारे पास 400 की क्वांटिटी वैसे निकली थी यानी 200 इंटू क्यू प्लस 80,000 जो कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। अब हमें पता चल गया है कि जैसे कि ऊपर फार्मूले में लिखा है कि यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास $200 है और क्वांटिटी हमने कितनी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे सबसे पहले तो 80,000 को हम ज़ीरो की तरफ ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और जब इसको जाके हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर 400 का आ जाएगा। प्रॉफिट्स आर ज़ीरो एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ये अमाउंट की सूरत में वजाहत कर रहा हूँ कि जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो होता है वहाँ पे ब्रेक इवन सेल आपकी ज़ीरो होती है, लेकिन आप क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो इसमें आंसर आपके पास आ जाएगा। नाउ लेट्स यूज़ द फार्मूला मेथड टू कैलकुलेट डॉलर सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जब हम ब्रेक इवन सेल लेवल डिसाइड करना चाहें तो इस इक्वेशन को हम यूज़ या इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फार्मूला आपके सामने एक ब्लॉक में लिखा नज़र आ रहा है। डॉलर सेल्स टू ब्रेक इवन, यानी हम टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस को जब CM रेशो पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो ब्रेक इवन सेल होगी। यही वो लेवल होगा जहाँ पे आप एट ज़ीरो प्रॉफिट होते हैं। तो डॉलर सेल्स, अगर हम फिक्स कास्ट जो कि हमने अपने डेटा में 80,000 लिखी हुई है, उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि हमने पिछली स्लाइड्स पे कैलकुलेट की थी 40% पे डिवाइड कर दें तो डॉलर सेल्स आपके पास $2 लाख हो जाएगी। यही वो सेल है कि अगर यहाँ पे आपकी, यानी ये जो ब्रेक इवन सेल होती है ये टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। अगर आप इससे ₹1 भी बढ़ जाते हैं तो इस सूरत में आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और अगर ₹1 या $1 भी कम होते हैं तो आप लॉस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अजीज़ तुलबा तालिबात, अब हम बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर इज़ द एक्सेस ऑफ बजटेड, यानी ये वो डॉलर अमाउंट है जो कि बजट से ज़्यादा होता है, और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस वक्त कैलकुलेट होता है जब आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा होती है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर का फार्मूला हुआ टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो अब इन दोनों चीज़ों के फार्मूले हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर आप टोटल सेल निकालना चाहें तो सेल प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करके टोटल सेल निकाल लेंगे। और ब्रेक इवन सेल कैसे होगी? ब्रेक इवन क्वांटिटी को जब सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रेक इवन सेल होगी। तो अगर टोटल सेल ज़्यादा होगी और ब्रेक इवन सेल कम होगी तो फिर ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होगी। लेट्स लुक एट रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी एंड डिटरमिन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसा कि पिछली रेशियोज़ पे कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम निकाल सकते हैं कि अगर टोटल सेल आपके पास ज़्यादा हो और ब्रेक इवन सेल कम हो तो फिर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा। इसको यूनिट की सूरत में भी मालूम किया जा सकता है या रेशो की सूरत में भी मालूम किया जा सकता है। तो MS रेशो निकालने का फार्मूला होगा MS रेशो, यानी एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट फिगर आपके पास आएगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगी। अजीज़ तुलबा तालिबात, बड़ी ही इंपॉर्टेंट मेजर ऑपरेटिंग लेवरेज के, जिसको हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का नाम भी देते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली हमें उन तमाम ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने का तरीक़ेकार बताएगी और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली उस फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट बताएगी जो कि हम इस तज्ज़िये में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को ये मज़ीद मजबूत कर सकती है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ अ मेजर, ये एक ऐसे मेजर है ऑफ हाउ सेंसिटिव नेट ऑपरेटिंग इनकम इज़ टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी हम ये कह सकते हैं जैसे ही हमारी सेल के अंदर तब्दीली होती है वैसे ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चेंज होगी, ऑपरेटिंग इनकम के अंदर चेंज होगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर इसका असर पड़ता है। इट इज़ अ मेजर, ये एक ऐसी मेजर है एट एनी गिवन लेवल ऑफ सेल्स, किसी भी दिए हुए सेल लेवल पे, ऑफ हाउ अ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ पे परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स की बात की है। अब ये चेंज सेल के इंक्रीज होने की सूरत में भी हो सकती है और ये चेंज सेल के कम होने की सूरत में भी हो सकती है। वॉल्यूम विल अफेक्ट प्रॉफिट। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम को आप EBIT भी कह सकते हैं, जबकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको पता ही है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके हम यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेंगे
और जब इसको टोटल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। वेयर एज टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं P माइनस VC, यानी यहाँ से हमारे पास यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा और इसको जब हम क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड यानी Q से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरह नेट ऑपरेटिंग इनकम इसी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब आप फिक्स कॉस्ट यानी टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम भी कैलकुलेट हो जाती है। अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हमने इन तमाम इश्यूज़ को, तमाम फिगर्स को कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम एट लास्ट इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि CVP एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की अजम्पशंस क्या होती हैं कि जिनको लाजमी तौर पे अज्यूम करके हम इस तज्ज़िये को आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस इज़ कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस को हमने कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना, क्योंकि सेल प्राइस ही वो 100% फैक्टर होता है जो कि इस अजम्पशन की बुनियाद होता है। नंबर 2, कॉस्ट आर लीनियर। लीनियर मीन 1 to 1 रिलेशन होगा कॉस्टिंग एलिमेंट्स के अंदर एंड कैन बी एक्यूरेटली डिवाइडेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट पर यूनिट एंड फिक्स कांस्टेंट इन टोटल एलिमेंट्स। यानी कॉस्टिंग एलिमेंट जो होंगे इनका रिलेशन ये होगा कि इनको भी हम कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3, इन मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज, ऐसी कंपनी जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही होती हैं, दी सेल्स मिक्स इज़ कांस्टेंट, यानी सेल्स मिक्स को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल का जो रेशो होगा इन परसेंटेज फॉर्म उसको लाजमी तौर पे कांस्टेंट रखा जाता है ताकि हमें उस रिलेशन को समझने में, उस रिलेशन को इंटरप्रेट करने में मदद मिले कि जिसकी मदद से हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं या ब्रेक इवन अमाउंट और ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट, इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऐसी कंपनी जो चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं, इन्वेंट्रीज डू नॉट चेंज, जितनी भी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करनी होती है उसको चेंज नहीं करते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू यूनिट सोल्ड, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जितने यूनिट हम प्रोड्यूस करें और उतने ही सेल कर दें तो फिर ही हम ब्रेक इवन पॉइंट पे होते हैं। अगर हमारी क्वांटिटी सोल्ड ज़्यादा हो, क्वांटिटी प्रोड्यूस कम हो, तो उस सूरत में तो ये हो ही नहीं सकता कि आप चीज़ों के मेरिट पे पूरा उतर आएँ, क्योंकि इस सूरत में आपके पास ओपनिंग स्टॉक का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ज़्यादा हो, सोल्ड कम हो, इस सूरत में हो सकता है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाए। तो ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली हमारे लिए उन तमाम लेवल्स को डिसाइड करने में मदद करता है जिसकी मदद से हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर के जिसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन या बेसिक्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस को डिस्कस करना था, इसमें मुख्तलिफ मेजर्स को डिस्कस किया, इनके आपस में रिलेशंस को डिस्कस किया और इनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, ख़त्म हुआ। इसके साथ नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।